खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। उत्तर पूर्वी राज्यों पर आधारित डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा 13 करोड़ किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपए प्रधानमंत्री के चुटकी बजाते ही पहुंच जाते हैं। 130 करोड़ जनता को सरकार द्वारा दिया जाने वाला फायदा सीधे पहुंचता है उनके खाते में। राजस्थान के सहकारिता मंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर शुरू हुई चना खरीद 29 जून तक रहेगी जारी। कहा जिन किसानों ने 24 जून तक पंजीयन करा लिया है उन्हें उपज बेचने की दिनकान की जाएगी आवंटित। केंद्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर चना खरीद 90 दिन की अवधि तक करने के दिए हैं निर्देश। पूर्वोत्तर भारत में बारिश का कहर। असम में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 71 लोगों की मौत। मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही। सेना व आपदा प्रबंधन राहत और बचाव कार्य में जुटे। और मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विज्ञान भवन में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। गृह मंत्री ने कहा कि आज 130 करोड़ जनता को सरकार द्वारा दिया जाने वाला फायदा सीधे उनके खाते में जाता है। 13 करोड़ किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपए प्रधानमंत्री के चुटकी बजाते ही पहुंच जाते हैं। आज 130 करोड़ भारतीयों को उनका सरकार से मिलने वाला बेनिफिट डीबीटी के माध्यम से सीधा उनके बैंक अकाउंट में पहुंच रहा है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी, भारत जैसे देश में बहुत बड़ी क्रांति है। 2014 के पहले हम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि 60 करोड़ परिवार ऐसे थे, 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में बैंक अकाउंट ही नहीं था। डिजिटली ट्रांसफर करने की तो बात छोड़िए, वो बैंक अकाउंट ही नहीं रखते थे। अपनी सुविधाओं को लेने के लिए, अपनी योजनाओं का फायदा लेने के लिए दर दर भटकना पड़ता था, कहीं करप्शन का भी शिकार होना पड़ता था। मगर आज 8 ही साल के अंतराल में देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके पास अपना बैंक अकाउंट नहीं है और ऑनलाइन उनको अपनी सुविधाएं, अपना बेनिफिट पहुंचता नहीं है। 13 करोड़ किसानों को चुटकी बजाते ही दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के एक क्लिक करते ही इनके अकाउंट में 6,000 रुपया ट्रांसफर हो जाता है। मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अमित शाह ने कहा कि 45 करोड़ नए खाते खुले हैं और 32 करोड़ यूपीआई डेबिट कार्ड वितरित हुए हैं। जनधन, आधार और मोबाइल से हमने डीबीटी को सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में बताना चाहता हूं कि 45 करोड़ नए अकाउंट खुले हैं और 32 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड आज देश में ये 8 साल में वितरित किए गए हैं। ये 32 करोड़ लोग कभी भी
डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की दुनिया में नहीं थे ऐसे लोग हैं। इनके ट्रांजैक्शन भले छोटे छोटे हो, परंतु ऑनलाइन उनकी उपलब्धि है। यही बताता है कि हमारा कारोबार कितना बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2022 में यूपीआई पर लेन देन $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई है और पूरा विश्व इससे अचंभित है। सिर्फ यूपीआई पर लेन देन $1 ट्रिलियन से आगे बढ़ चुकी है। तो आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है। जनधन, आधार और मोबाइल, ये तीनों के माध्यम से डीबीटी को हमने सुनिश्चित किया है। लगभग 52 मंत्रालयों की 300 से ज्यादा अधिक योजनाएं डीबीटी को कवर करती है और अब तक 7 साल में 23 लाख करोड़ की राशि छोटी छोटे हफ्ते भी सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि जब तक देश के प्रत्येक नागरिक तक सुविधाएं और वो तकनीकी रूप से भी सशक्त नहीं होते, तब तक डिजिटल सुरक्षा के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि प्रत्येक भारतीय को टेक्नोलॉजी से और इंटरनेट के माध्यम से अपने आप को सशक्त करना चाहिए। हमारे टेक्नोक्रेट कितनी भी सुरक्षा की सुविधाओं का अनुसंधान कर ले, कितने भी रास्ते ढूंढ ले, मगर लोगों में जागरूकता नहीं है तो जागरूकता के बगैर इसका उपयोग नहीं हो पाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल निचले स्तर तक किया जा रहा है। अगर हम साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं करते हैं तो हमारी यही ताकत हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ये प्रयास कर रही है कि देश के हर नागरिक तक साइबर जागरूकता पहुंचाई जा सके। साइबर सुरक्षित भारत का निर्माण भारत के विकास के लिए कितना जरूरी है। आज के युग में भारत का विकास साइबर सुरक्षा के बगैर हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से ही आज भारत हर क्षेत्र में इतना आगे बढ़ रहा है। डिजिटल रिवॉल्यूशन के इस जमाने में साइबर सुरक्षा पर थ्रस्ट देने के लिए, साइबर सुरक्षा पर एक मंथन करने के लिए, चुनौतियां और चुनौतियों के समाधान को ढूंढने के लिए, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जन जन तक साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पहुंचाने के लिए एक कार्यक्रम भारत सरकार के गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने आहूत किया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देश के कई राज्यों में रबी फसलों की खरीद का कार्य पूरा कर लिया गया है, तो वहीं कुछ राज्यों में अंतिम दौर में ये कार्य है। राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों से समर्थन मूल्य पर चना खरीद के लिए लक्ष्य बढ़ा दिया था। वहीं इसके लिए नए किसानों के लिए पंजीयन भी शुरू कर दिए थे, जो अभी चल रहे हैं। राजस्थान के सहकारिता मंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर शुरू हुई चना खरीद 29 जून तक होगी। इसके लिए किसानों को डेट आवंटित कर दी जाएगी। इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा चने का समर्थन मूल्य 5,230 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। राजस्थान के सहकारिता मंत्री ने बताया कि जिन किसानों द्वारा 24 जून 2022 तक पंजीयन करा लिया गया है, उस किसान को उपज बेचने की दिनकान आवंटित कर खरीद की जाएगी। भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर चना खरीद 90 दिन की अवधि तक करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत राज्य सरकार किसानों से 29 जून तक चना खरीदेगी। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि जिन किसानों को समर्थन मूल्य पर चना बेचान करना है, वे ई मित्र या खरीद केंद्र पर जाकर 24 जून तक अपना पंजीयन अवश्य करा लें। राज्य में अब एक किसान एक दिन में 25 क्विंटल की जगह 40 क्विंटल तक चना बेच सकता है। अगली खबर असम से। असम में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है, जिससे आम जनजीवन काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटों में
बाढ़ और भूस्खलन से 9 लोगों की मौत भी हुई है। बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 71 हो गई है। असम के 33 जिलों में 42.28 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं भूस्खलन और बाढ़ से करीब 5000 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने विभिन्न स्थानों पर राहत शिविर केंद्र स्थापित किए हैं। राहत शिविरों को भी राहत सामग्री की आपूर्ति प्रदान की जा रही है। भारतीय सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम बचाव और राहत अभियान में जुटी हुई है। वहीं वरिष्ठ अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने जनता से आवश्यक पूर्व सावधानी बरतने को कहा है। लगातार बारिश से अधिकांश नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। कई इलाकों में ब्रह्मपुत्र, गौरांग, कोपिली, मानस और पगलड़िया नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। उधर बिहार में बिजली गिरने और आंधी से संबंधित घटनाओं में 17 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। वहीं प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे की भी घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, आंधी तथा वज्रपात से भागलपुर में 6, वैशाली में 3, खगड़िया में 2, कटिहार में 1, सहरसा में 1, मधेपुरा में 1, बांका में 2 और मुंगेर में 1 व्यक्ति की मृत्यु दुखद प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है। सभी मृतक के परिजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। लोगों से अपील है कि खराब मौसम में पूरी सावधानी बरतें तथा वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुझावों का अनुपालन करें। खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार कावेरी जल पर राज्य के अधिकार के लिए संघर्ष करती रहेगी, क्योंकि ये डेल्टा जिलों के किसानों की जीवन रेखा है। चेन्नई में एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य की सिंचाई मंत्री दुराईमुरुगन के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल दिल्ली जा रहा है। ये प्रतिनिधि मंडल मेकेदातु में अंतर्राज्यीय नदी पर नए प्रस्तावित बांध निर्माण के लिए कर्नाटक को रोके जाने के लिए दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मुलाकात करेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कर्नाटक का प्रस्तावित नया बांध बनाया जाना तमिलनाडु में नदी के जल प्रवाह को सीमित करने और तमिलनाडु को अपने निश्चित हिस्से का जल मिलने से रोके जाने का एक और प्रयास होगा। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के बयान का उल्लेख करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि कावेरी पर राज्य के अधिकार की लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय में जारी रहेगी। प्राधिकरण के अध्यक्ष ने कहा कि मेकेदातु परियोजना पर अगली बैठक में विचार किया जाएगा। स्टालिन ने कहा कि ये मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है और नदी पर प्रस्तावित नई परियोजना पर प्राधिकरण द्वारा चर्चा करने को चुनौती दी गई है। विवादित परियोजना को अनुमति देने के लिए केंद्र पर दबाव से संबंधित कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के वक्तव्य का उल्लेख करते हुए स्टालिन ने कहा कि केंद्र को किसी दबाव में झुकना नहीं चाहिए और उसे संघीय सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के कावेरी डेल्टा से सटे जिलों में वर्तमान कुरुवाई मौसम के दौरान कृषि क्षेत्र को वित्तीय पैकेज देने के लिए 61,000 करोड़ रुपए का आवंटन करने का आदेश जारी कर दिया है। इस पैकेज में किसानों को 100% अनुदान के साथ प्रत्येक एकड़ भूमि के लिए लगभग 2,500 रुपए की लागत की यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट और पोटाश सहित उर्वरक उपलब्ध कराना शामिल है। धान के लिए किसानों को 50% की सब्सिडी दी जाएगी। राज्य कृषि विभाग से जारी विज्ञापित में कहा गया है कि किसानों को 2400 मीट्रिक टन धान के बीज दिए जाएंगे। तिलहन और फली की खेती तथा जैव उर्वरक और जैव कीटनाशकों के लिए भी पैकेज दिए जा रहे हैं। किसानों को कृषि के मशीनी उपकरणों पर 50% अनुदान देने की भी योजना बनाई गई है। महिलाओं के सशक्तिकरण और हस्तशिल्प प्रशिक्षण के लिए वन विभाग द्वारा राजौरी के कलाकोट के सुदूर क्षेत्रों में अब महिलाओं का स्वयं सहायता समूह शुरू किया गया है। अब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ी भूमिका निभा रही हैं। कालाकोट रेंज के बारावी गांव की दूर दराज की महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह शुरू किया, जो चीड़
से हस्तशिल्प बनाना, चीर सुई की चीजें जैसे ट्रे, रोटी टोकरी, पूजा बॉक्स, पर्स आदि बनाना सिखाती हैं। वन विभाग ने बेरोजगार गरीबों को मदद करने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीनें भी प्रदान की हैं। राजौली जिले के नौशेरा वन संभाग के तहत सवम सहायता समूह के लिए गरीबों को सिलाई करना, ट्रे, रोटी टोकरी, पूजा बॉक्स, पर्स बनाना सिखाया जाता है। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों में अब महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई हैं। हस्तशिल्प वस्तुओं की बिक्री मौके पर और बाजारों में की जाती है। जम्मू कश्मीर के गरीबों के लिए इस तरह की पहल दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में महिला सशक्तिकरण में मदद कर रही है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने वन विभाग का भी शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने हमारी मदद की, जिसके कारण अब वो प्रशिक्षण लेकर अपनी कमाई खुद से कर सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने हम महिलाओं के लिए जो स्कीम चलाई है। सीड पाइन नीडल्स की जो है इनकी वैल्यू अब पता चलती है कि ये क्या किस काम के लिए आते हैं। इनके हम बहुत सारे इनको पहले धो के बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि मार्केट्स में सेल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, बहुत सारी डिमांड्स भी हैं इनकी। ये हम महिलाओं गरीब लोगों के लिए जो एक स्कीम चलाई गई है, इससे हम लोगों को बहुत सारा फ़ायदा भी हुआ है। बहुत सारी महिलाएं जो है वो हम लोगों के साथ जुड़ी हैं और भी जुड़ना चाहती हैं, इंटरेस्ट लेती हैं इसमें। आस्ता आस्ता करके जो बहुत सारी लेडीज़ हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत इंटरेस्ट अब उनमें बढ़ गया है ये चीज़ें बनाने का और सेल करने का। मनी की प्रॉब्लम की वजह से आगे नहीं बढ़ सके और इस वजह से ये काम शुरू किया हम लोगों ने। घर बैठे बैठे आसानी से ये प्रोडक्ट्स वगैरह तैयार करके सेल करके अपना मनी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। जी हमारे अभी 2 ग्रुप बन चुके हैं इस गाँव में। एक सिलेरी का है, 2 इधर ब्रेवी में ग्रुप हैं। 60-70 लड़कियाँ जो हम एक ग्रुप में जो है जुड़ी हुई हैं, बहुत इंटरेस्ट लेती हैं इसमें। बहुत दूर दूर से लड़कियाँ आती, कोई लड़कियाँ पौधा कलर से आती है, रेंथल से आती है, ब्रेवी से आती है, और सोलकी से आती है। सब बहुत दूर दूर से लड़कियाँ आती हैं। मैं सभी को कहना चाहती हूँ और भी हैं वो भी हमारे साथ जुड़े और ये काम करें और अब उनको बहुत फ़ायदा होगा। पेरेंट्स में बोझ पर जो पढ़ाई के साथ हम ये भी काम इधर से पैसे मिलते जाएंगे और तो अपनी पढ़ाई हम आगे पढ़ सकते हैं जहाँ तक हम पढ़ना चाहती हैं। और हम मैं सभी लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ यही काम किया जाए ताकि अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से पढ़ सके, जो चाहे वो कर सके लड़कियाँ सभी। और मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमें ये जिन्होंने हमें ये स्कीम बताई और हमने ये काम किया और अच्छी तरीके से मैं चाहती हूँ कि और भी लड़कियाँ इसके साथ। बहुत ज़्यादा खुशी है इसमें, मतलब इतना टाइम भी नहीं है, अपना घर का काम करके जब मर्जी बनाओ, इसकी वो बात नहीं है। तो इधर भी आके बनाओ, हम घर पे भी बनाते हैं, 2-3 दिन लग ही जाते हैं। तो फिर सेल भी अच्छी मिल जाती है, 400-500 तक। हमें टारगेट दिया जाता है, ग्रुप बनाए जाते हैं कि किसी को पर्स बनाना पड़ता है, किसी को पूजा बॉक्स, तो ट्रे बनानी पड़ती हैं, हेडकेस बनाना पड़ता है। यहाँ से इधर से कटरा भी लेके गए थे, तो दिल्ली भी गए हैं। तो पहले हमें इधर ही पैसे मिलते थे, तो अब अकाउंट में आते हैं। प्रशिक्षण देने वाली महिला ने कहा कि पहले काम शुरू करने में लड़कियों को डर लग रहा था, लेकिन जब इनके द्वारा बनाई गई वस्तु की बिक्री होने लगी तब इनका हौसला बढ़ा और अब अच्छी बिक्री हो रही है। पहले तो डर लगता है, अगर मेहनत करते हैं तो बिक्री ना होगा तो डर ही होगा। हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारी ये बिक्री नहीं होगा तो क्या फ़ायदा है हमें मेहनत करने का। तो अब जब हमने बनाया तो बिक्री अच्छा हो रहा है तो दिल बढ़ जाता है ना, तो डिमांड आती है। अब हम और भी बना रहे हैं, अच्छा काम जा रहा है। हमें घर बैठे बैठे ये काम करेंगे, अपना अच्छा रोजगार चलाएंगे, अच्छा काम चल रहा है, अपना घर का काम भी करेंगे और साथ में ये काम भी करेंगे, अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ कमा लेंगे। ब्लॉक ऑफिसर वेद प्रकाश ने बताया कि अब तक 3-4 हज़ार लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पहले हिमाचल प्रदेश से प्रशिक्षक बुलाया जाता था, लेकिन अब सारे प्रशिक्षक यही हैं। उन्होंने बताया कि सूरजकुंड मेले में भी इनके माल की काफ़ी अच्छी बिक्री हुई है। जब इनका माल प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गया, इनकी हौसला अफजाई हो गई। हमारे डिवीज़न में कम से कम 3-4 हज़ार लड़कियों को ट्रेनिंग डिपार्टमेंट दे चुका है। पहले तो हमने हिमाचल से मंगाई थी ट्रेनर, अब तो हमारी पोतागला और ब्रेवी ग्रुप की लड़कियां खुद ट्रेनर बन गई हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रही हैं। और ज़्यादातर लोगों ने इंटरेस्ट लिया है सिलेरी ग्रुप, पोतागला ग्रुप और ब्रेवी ग्रुप ने। तो बाकी DFO मैम तो इनकी बहुत हेल्प कर रही है। तो ये लड़कियों ने भी हमारा भरपूर साथ दिया है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट बनने से हमारे डिपार्टमेंट का नाम गया।
दूसरा जो चीज़ जंगल में आग लगती है उससे भी थोड़ा फर्क पड़ा है। पिछले साल से इस बार आगें कम लगी हैं, तो ये 8-7-8 महीने से ये प्रोडक्ट चल रहा है। तो हम इन लड़कियों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने अपना टाइम तोड़ के तो हमारे साथ संजोग किया है। इससे ज़्यादा मैं इन लड़कियों को बोलता हूँ कि अपने ग्रुप में जो आस पास की लड़कियाँ हैं उनको भी शामिल करो और अपना ग्रुप बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ। अब इनका सूरजकुंड में भी माल बिका जाके प्रोडक्ट। और आइए बात करते हैं कचरे से बने पार्क की। जी हाँ, दक्षिण अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में वेस्ट वंडर्स पार्क बनाया गया है। इस पार्क को पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद और एक और गैर सरकारी संस्था के सहयोग से तैयार किया गया है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट हम बाद में दिखाएंगे। फिलहाल रुख करते हैं मौसम की तरफ और जानते हैं मौसम का हाल। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में उड़द की निगरानी करें। इसे फफूंद से बचाने के लिए पौधे के सड़ने वाले सभी हिस्सों को हटा दें। राज्य में अधिकतर जगह बारिश की संभावना है, जिससे खेतों में पानी जमा हो सकता है। इससे बचने के लिए खेतों से जल निकासी के इंतजाम करें। अरुणाचल के तिराप जिले में मक्का की फसल में पलवार करें। इस समय मक्का के खेतों में निराई गुड़ाई भी की जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में बारिश के चलते झूम धान की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में इसके खेतों से खरपतवार निकाल दें और हाथों से निराई करें। साथ ही धान के खेतों में कीट और बीमारी की निगरानी करें और जरूरत पड़ने पर उचित कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर और रायगढ़ में किसान धान की जैविक खेती के लिए हरी खाद वाली फसल ढैंचा बोले। खेत की साफ सफाई करें और मेड़ों से खरपतवार को हटा दें। धान की नर्सरी या सीधी बुआई से पहले बीजों को 17% नमक से उपचारित करें। धान की नर्सरी के लिए गोबर की खाद की व्यवस्था कर लें। खाली खेतों की जुताई करें, इससे खरपतवार और कीटों से बचाव होगा। यहाँ के किसान सोयाबीन, मक्का और मूंगफली की बुआई के लिए खेतों को तैयार कर लें। ओडिशा के भुवनेश्वर में आम, लीची, कटहल, अनानास, अनार और नींबू के तैयार फलों की तुड़ाई कर लें। साथ ही धान की नर्सरी के लिए जमीन तैयार कर लें। मानसून की बारिश के बाद यहाँ के किसान धान की बुआई कर सकते हैं। अरहर की बुआई भी यहाँ की जा सकती है। PRG 235, PRG 176, VL अरहर 1, T अरहर अभी बोने के लिए बेहतर किस्में हैं। मूंगफली की उन्नत किस्मों देवी यानी ICGV 91114, कादरी 6, कादरी 9, TG 37A, TAG 51, TAG 38, TAG 24, स्मृति और CO 7 की बुआई कर ले। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है।
1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। मौसम खबर में हमने जाना मौसमी खेती के बारे में और अब रुख करते कर्नाटक का। कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले मैसूर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। मैसूर पैलेस में योगा दिवस के अवसर पर भव्य आयोजन होना है जिसमें प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग सत्रों में लोगों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश भर में कई कार्यक्रम और समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार में पतंजलि आश्रम में योग अभ्यास किया। इस दौरान युवाओं ने भी मलखम्ब का प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने योग को जीवन पद्धति बनाने की अपील की। रविवार को नई दिल्ली में भारत बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक हुई। जेसीसी के 7वें दौर की इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने बांग्लादेशी समकक्ष के अब्दुल मोमिन के साथ हिस्सा लिया। दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटे में 7 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा में 4 आतंकी ढेर किए। आतंकियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। वहीं पुलवामा स्थित चटपोरा इलाके में भी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 1 आतंकी को मार गिराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी और उन समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। अधिकारियों को हिदायत दी कि समय रहते उनकी शिकायतों को दूर किया जाए। इस दौरान राज्य के अलग अलग शहरों से लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर यहां पहुंचे थे। असम में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है जिससे आम जनजीवन काफी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। राज्य में पिछले 24 घंटों में बाढ़ और भूस्खलन से 9 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 71 हो गई है। असम के 33 जिलों में 42.28 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 196.18 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 2,80,000 से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश के लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 12,781 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 8,537 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.61% हो गया है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.62% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 4.32% रिकॉर्ड की गई है। ये थी खास खबरें और इसके साथ ही अब हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।